नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां पर बाढ़ और सुखाड़ की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक की जा रही है, जिसमें सभी जिलों के अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। तो ये एक बड़ी चर्चा इस वक्त बैठक के तौर पर बाढ़ और सुखाड़ के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से की जाती हुई। और सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या ये माने कि इस बार बिहार सरकार जो है बाढ़ और सुखाड़ को लेकर ज्यादा संजीदा है? तमाम स्तरों पर बैठक और उसे लेकर कहां तक बात पहुंची, कहां तक ग्राउंड रिपोर्ट है, ये जानकारी लेते हुए इस वक्त मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है और बिहार की भौगोलिक स्थिति भी कुछ ऐसी है कि हर साल यहाँ एक जो बड़ा इलाका है वो बाढ़ से प्रभावित होता है, वहीं दूसरा इलाका सुखाड़ से प्रभावित होता है। तो बिहार में बाढ़ और सुखाड़ का जो प्रकोप है लोगों को एक साथ झेलना पड़ता है और सरकार इसके लिए तैयारी कर रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले भी सरकार की तरफ से बैठक की गई थी, उसमें कई निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए थे और आज फिर एक बार, चूंकि अब कहा जा रहा है कि मानसून बिहार में 10 दिनों के अंदर कभी भी दस्तक दे सकता है, तो उसके पहले ये महत्वपूर्ण बैठक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कि किस तरीके से उन इलाकों में जो तैयारियां हैं, बाढ़ के पूर्व की जो तैयारियां की जाती है वो उसका वो जायजा ले रहे हैं। क्योंकि कोसी का इलाका हो या फिर और गंडक का इलाका हो, इन इलाकों में काफी कहा जा सकता है कि काफी बाढ़ से काफी प्रभावित होता है ये इलाका। और वहीं दूसरी ओर यदि हम बात कर लें मगध के इलाकों की, तो यहाँ कई बार सूखा पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में इन तमाम चीजों के पहले तैयारी एक सरकार के द्वारा की जा रही है कि कैसे बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति में सरकार उस पर काम करे और बाढ़ की स्थिति में लोगों को राहत कैसे पहुंचाया जाए और राहत के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं, इन तमाम चीजों की समीक्षा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज की बैठक में कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से एक महत्वपूर्ण बैठक होती हुई, जिसमें सभी जिलों के अधिकारी मौजूद हैं और यहाँ पर बाढ़ और सुखाड़ को लेकर के क्या कुछ तैयारी की जा रही है, कहां तक तैयारियां जो पहले निर्देश में दी गई थी वो पहुंची हैं, इसे लेकर महत्वपूर्ण ये बैठक इस वक्त चलती हुई। कटिहार में बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए अभी से तैयारी जो है शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन के निर्देश पर होमगार्ड और बीएमपी के जवानों को कुछ प्राइवेट गोताखोरों की मदद से स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए संवाददाता सुब्रत कुहा की रिपोर्ट। जोन माने जाने वाले कटिहार में बाढ़ पूर्व तैयारी शुरू कर दी गई। सबसे बड़ा समस्या बाढ़ के दौरान इस इलाके में लोगों को डूबने की समस्या आता है और उस समय आपाधापी मचा हुआ रहता है, क्योंकि प्रशासन के पास उसको लेकर व्यापक तैयारी नहीं रहता है। इस बार कटिहार जिला प्रशासन इसको लेकर अभी से ही तैयारी शुरू कर दिया है और आपको दिखाते हैं। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण करवाया जा रहा है। जो बीएमपी के जवान हैं और उनके साथ जो इलाके के प्रशिक्षित गोताखोर हैं, उनको अभी से ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि आपदा की स्थिति में किस तरह से इस स्थिति से निपटा जाए। इसके लेकर बीएमपी के तरफ से एक विशेष ट्रेनिंग आयोजित किया गया है। मतलब प्राथमिक तौर पर जैसे कि डूबने से कैसे बचाया जाए या कोई डूब रहा है उसको कैसे प्राथमिक सुविधा दी जाए या फिर क्या क्या प्रिकॉशन लिया जाए, सुरक्षा लिया जाए, इस तरह की सारी व्यवस्था सिखलाई की जा रही है। ट्रेनिंग हो रहा है, ये बिल्कुल सार्थक ट्रेनिंग है और 100% लाभ होगा। रेस्क्यू करने में एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम को पूर्णिया से मार्च करने में, कदवा के ब्लॉक में जाने में काफ़ी समय लगेगा और हमारी ये टीम उसी जगह पे बनी हुई रहेगी कि जैसे ही पानी का प्रवेश करेगा एक फ़ोन पे वे एक्टिव हो जाएंगे। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। जमुई जिले से गुजरने वाली किऊल नदी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। पर्यावरण से खिलवाड़ और बालू उठाव के चलते नदी का पूरा स्वरूप जो है वो बदल चुका है। नदी के पानी से इलाके के कई गांवों के किसान सिंचाई करते थे, लेकिन अब ये बीते दिनों की बात हो गई है। देखिए संवाददाता केसी कुंदन की रिपोर्ट। झारखंड के गिरिडीह जिले के तीसरी रेंज जो हिल रेंज है, वहां से निकलकर आने वाली किऊल नदी यही है और जो जमुई जिले में लगभग 60 किलोमीटर लंबी है। और बता दें कि किऊल नदी जो वर्षों पहले, अगर देखा जाए तो कई दशक पहले, सालों भर पानी से लबालब भरा रहता था, लेकिन जिस तरह से पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हुआ और फिर जो नदी के साथ छेड़छाड़ हुआ, उसका बाद नदी का स्वरूप ही बदल गया। आज अगर देखा जाए तो नदी का स्वरूप इस कदर बदल गया है कि नदी के अधिकांश हिस्सों में झाड़ और पौधे उग गए हैं। अगर देखा जाए तो नदी का जो बहाव जिस तरह से पहले था वो बदल गया।
कई किसानों के खेत जो किउल नदी के किनारे हैं वो खेत नदी में समा गए। इसको लेकर कोई उपाय नहीं किया गया और पर्यावरण संरक्षण के साथ जो छेड़छाड़ हुआ उसका नतीजा हुआ कि आज यह नदी विलुप्त होने के कगार पर है। वर्षों पहले नदी बहुत अच्छी थी और पानी रहता था, महज 1.5-2 माह जो है गर्मी के मौसम में पानी घटता था और इससे हजारों एकड़ सिंचाई करीब 10-15 गांव का हजारों एकड़ का सिंचाई हुआ करती थी। तो नदी का हालत इतना बिगड़ गया है कि अगर इसको नहीं रोका गया सरकार की तरफ से तो हो सकता है ये जंगल बन करके चोर चुहार बास कर जाएगा और हम लोग वहाँ कष्ट होना होगा। बहुत पहले जो है 1976 के पहले वो ऐसी स्थिति थी कि हम लोग पानी देखते थे और वो पानी से सिंचाई भी हो जाती थी, बहुत तरह की सुविधा थी। नदी में पानी रहता था, लोग अपना मैंने खेती बाड़ी लोग हम लोग भी करते थे और आज ऐसा हो गया कि मैंने बालू उठ जाने के बाद जंगल झाड़ लग चुका है और ऐसा लग गया है जो कि कल के डेट में वो जंगल ही बन जाएगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। नवादा जिले में देखिए प्रचंड गर्मी से लोगों की परेशानी अब बढ़ने लगी है। गर्मी और लॉकडाउन की वजह से लोग घरों से कम निकल रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग तरल पदार्थों का सेवन ज्यादा कर रहे हैं। जिले में गर्मी का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनिल विशाल। जून का माह जैसे जैसे बीतता जा रहा है वैसे वैसे लोगों को प्रचंड गर्मी का एहसास होते जा रहा है। अभी जून के कुछ ही दिन बीते हैं और लोगों को प्रचंड गर्मी ने सताना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम आपको नवादा शहर के एक स्थान की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ आप देख सकते हैं लोग गर्मी से बेहाल हैं और लोगों सड़क पर कम निकल रहे हैं। हालांकि कुछ कमर्शियल वाहन ही दिख रहे हैं मगर लोगों का आवागमन पूरी तरह से आज के दिन थोड़ा कम हो चुका है। लोग तरल पदार्थ का सहारा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं ईख और अन्य फलों के रस का लोग सहारा लेकर तरावट लेने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो अगले कुछ दिनों तक लोगों को राहत नहीं देने वाला है, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक लोगों को इसी तरह से प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ेगा। और आज का जो तापमान है नवादा का 40 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। इस वक्त हमारे साथ एक जूस विक्रेता है, उनसे हम जानते हैं। बताइए, गर्मी बढ़ा है, लोग पीने के लिए आ रहे हैं? हाँ, पीने के लिए आ रहे हैं। और अन्य दिनों में कैसा रहता था सेल? अन्य दिनों के लिए तो बहुत ख़राब था, बाकी अभी कुछ मौसम गर्मी बढ़ने से तो ज़्यादा सेल हो रहा है। जैसा कि आपने सुना, एक ईख विक्रेता है, उनका कहना है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है लोग तरल पदार्थ का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। तो ज़िलेवासियों को अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही गर्मी का झेलना पड़ेगा, क्योंकि पूर्वानुमान के अनुसार जो है वो आगे कुछ दिनों तक इसी प्रकार का मौसम बरकरार रहेगा। तो न्यूज़ 18 आप लोगों से ये अपील करता है कि अभी लॉकडाउन का वक्त भी चल रहा है और गर्मी ने भी दस्तक दे दी है, तो इस दौरान आप अपने घरों पर ही रहें और सुरक्षित रहें। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। समस्तीपुर में सेक्टर मोबाइल के 2 जवानों का कारनामा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। रोसड़ा के एक होटल में सादे ड्रेस में सेक्टर मोबाइल के 2 जवान अवैध वसूली करते कैमरे में कैद हुए। सेक्टर मोबाइल के जवान कौशलेंद्र और शशि पर आरोप है कि उन्होंने होटल के कमरे को खुलवाकर ग्राहकों से बदसलूकी और मारपीट के साथ ही अवैध वसूली भी की। तो देखिए, आपके सामने 2 तस्वीरें हैं सेक्टर मोबाइल के 2 जवानों की करतूत। इन कैमरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे अवैध वसूली ये शख्स जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। कहने के लिए सेक्टर मोबाइल के जवान हैं, लेकिन ये कौन सी ड्यूटी कर रहे हैं और कैसी ड्यूटी कर रहे हैं वो आपको नजर आ रहा होगा। होटल के कमरे में उसे खुलवाया जाता है और उसके बाद मारपीट तक की जाती है इन लोगों की तरफ से। खबर सिवान से, जहां पर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। जमीन विवाद में 2 पक्ष आपस में ही भिड़ गए और इस खूनी संघर्ष में एक शख्स की जान चली गई है, जबकि कई लोग इस दौरान घायल हुए हैं। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। नबीगंज थाना क्षेत्र के ख्वाशपुर गांव की ये घटना है, जहां पर 2 पक्ष आपस में उलझ जाते हैं और देखिए कैसे ये खूनी संघर्ष जो है वो एक शख्स की जान ले लेता है। इस जमीन विवाद में खूनी संघर्ष के बाद कई लोग जख्मी भी हुए हैं। तीन आदमी, एक जना का हाथ कट गया, मुली, एक जना के दिमाग फट गया, एक जना का पॉली मार दिया, बर्छी से तो मारा, फिर से मार दिया लोग भैया का। वो लोग जमीन के विवाद से, हमारा जमीन है तो हम नहीं जाएंगे। पटना से बड़ी खबर, जहां पर गौरीचक थाना के मुंशी गिरफ्तार किए गए। थाना परिसर में शराब पीने का आरोप मुंशी के ऊपर लगा, जिसके बाद गिरफ्तारी की गई है। दिनेश यादव का वीडियो वायरल हुआ था।
एएसपी सदर संदीप सिंह ने पुष्टि कर दी है। मुंशी दिनेश यादव को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। तो देखिए आपके सामने तस्वीर है जहां पर थाना परिसर में शराब पीने का आरोप इस मुंशी के ऊपर लगा था और अब कार्रवाई भी की गई है। भागलपुर में घर में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पटना एसटीएफ और नौगछिया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गौरीपुर इलाके के घर में भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियारों के साथ हथियार बनाने के सामान को जब्त किया गया। पुलिस ने मौके से 3 अपराधियों को धर दबोचा है। गिरफ्त में आए अपराधियों से पूछताछ तक की जा रही है कि वो हथियार बनाकर किसे सप्लाई कर रहे थे, कौन कौन से अन्य लोग उनके साथ शामिल थे। ये तमाम चीजें इस वक्त पूछताछ के क्रम में जानने की कोशिश करवा लेते हैं। 1 घंटा में टोटल। पूर्णिया पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने सूचना के बाद होटल और ढाबे में छापेमारी की और जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल एक युवती को पकड़ा है। पकड़ी गई युवती ने पुलिस को कई अहम सुराग दिए हैं। होटल में सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में होटल उत्सव के मालिक और मैनेजर साथ ही साथ संचालक शकीला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने दावा किया है कि सेक्स रैकेट में शामिल सभी लोगों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गोपालगंज में एक 27 साल के युवक की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने पहले उसे किडनैप किया और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को पश्चिमी चंपारण के गोविंदगंज इलाके में नदी में फेंक दिया गया। ये सनसनीखेज घटना सलेमपुर गांव की है। परिजनों के मुताबिक हत्या के पहले युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। अजय सैनी के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस मामले में 5 लोगों पर नामजद और 2 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने एक आरोपी आशा देवी को गिरफ्तार किया। गांव के ही वीरेंद्र महतो, संतोष महतो, सोनू कुमार और आशा देवी के साथ कृष्णा महतो को आरोपी बनाया गया है। उड़ा दो इसको जो बनाया है इसको। थाना छोड़ के हमारा बाबू को भगा दो, उतार दे थाना छोड़ के हमारा बेटा चाहिए। थाना में चल के हमारा बेटा बच गए रही। थाना में चल के हमारा बेटा बच गए रही। थो दादा हमारा बेटा के ना भगा दो और बेटा जाके और बाबू हमारा तला बाल ले हम को थाना में जाकर थाना में जा हमारा बेटा चल जाए थाना में। बाबू थाना वाले नहीं मार के हमारा बाबू को अच्छा रखेंगे जान नानू मारी हमारा बाबू। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। औरंगाबाद के ब्लड बैंक में स्टॉक की भारी कमी हो गई है। यहां 300 यूनिट ब्लड स्टोरेज की क्षमता है, लेकिन इस वक्त स्टॉक में केवल 15 यूनिट ब्लड ही मौजूद हैं। कोरोना की वजह से यहां ये समस्या पैदा हुई। रेड क्रॉस सोसाइटी ने लोगों से अपील की है कि स्वस्थ लोग कोरोना काल में भी रक्तदान करें। दरअसल इस अस्पताल से थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को हर महीने 40 यूनिट ब्लड देना है। वहीं इमरजेंसी मरीज को भी ब्लड की जरूरत होती है। ऐसे में ब्लड स्टॉक नहीं होने से स्थिति गंभीर हो सकती है। मैं इस वक्त खड़ा हूं औरंगाबाद सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित यह वही ब्लड बैंक है जो कभी आसपास के जिलों के अस्पतालों में खून की आपूर्ति करता था उनकी ज़रूरत के मुताबिक। लेकिन आज स्थिति यह है कि यह ब्लड बैंक जो है अपने ही जिलों में जो इमरजेंसी ज़रूरत है उसकी भी पूर्ति नहीं कर पा रहा है। आलम यह है कि कोरोना काल में कोई भी डोनर यहाँ पर अपना रक्तदान करने नहीं पहुंच रहा है। नतीजतन जो ब्लड स्टॉक है यहाँ मात्र 15 यूनिट ब्लड का स्टॉक यहाँ पर बच गया है, जो कि
खास करके जो एक्सीडेंटल पेशेंट होते हैं उनके लिए बचा करके रखा गया है, या अन्य किसी इमरजेंसी पेशेंट के लिए उसको बचा कर रखा गया है। जबकि इस ब्लड बैंक की संग्रहण क्षमता 300 यूनिट ब्लड की है। कोरोना काल में खास करके जो इधर 3 महीना 4 महीना से जो स्थिति 4 महीना से बना है, उसमें लोग ब्लड डोनेट करने से डर रहे हैं। आम लोग इसमें कोई ब्लड डोनेट करने आ नहीं रहे हैं, और हमें हर महीने 30 थैलीसीमिया मरीज को हमें निःशुल्क मतलब ब्लड देना पड़ता है। उनसे कुछ ना रिफंडेबल लेते हैं, वो आते हैं और हम उनको दे देते हैं। इसके अलावा भी कई एक्सीडेंटल केस आते हैं सदर अस्पताल में, जिनको हम लोग ऐसे ही रक्त मुहैया कराते हैं। तो और ये स्थिति जो हमको हर महीने 40 से शुरुआत करना पड़ता है ब्लड का, कि हर महीने 40 और प्लस जो भी आ जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा अभी डिलीवरी केस में बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी हो जा रहा है। हम लोग लोगों से अपील भी कर रहे हैं, लोगों से यह बता रहे हैं कि कोरोना काल हो चाहे जो भी हो, स्वस्थ लोग रक्तदान करने के लिए आगे हैं। जब तक स्वस्थ लोग रक्तदान करने के लिए आगे नहीं आएंगे, तब तक यह ब्लड बैंक में ब्लड नहीं हो पाएगा। और बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से आ रही है, जहां पर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। दवा मंडी गोविंद मित्रा रोड में 1,70,000 रुपए की लूट की घटना को दिन दहाड़े अपराधियों ने अंजाम दिया है। भाग रहे एक अपराधी को हालांकि लोगों ने पकड़ लिया। पीट पीट कर लोगों ने इस शख्स को अधमरा कर दिया है। पीरबहुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर ओम प्रकाश गुप्ता ने फतुहा का नाम रोशन किया है। पटना से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित फतुहा प्रखंड के सोनारू गांव निवासी किराना दुकानदार बिंदेश्वर साव के पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता ने पहले प्रयास में ही बीपीएससी की परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल कर एक बड़ी सफलता पाई है। ओम प्रकाश गुप्ता की सफलता से जहां माता पिता बेहद खुश हैं, वहीं ओम प्रकाश गुप्ता की सफलता पर गांव वालों को गर्व है। ओम प्रकाश गुप्ता ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता, भाई बहनों, साथ ही साथ गांव वालों को दिया, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में उनके हौसले को बरकरार रखा। तो बहुत खुशी की बात है कि रैंक 1 आया है। रैंक 3 का सपना देखा था, बट रैंक 1 आकर के मतलब बहुत उत्साह महसूस हो रहा है। और इसका श्रेय मैं देना चाहूँगा अपने पेरेंट्स को, अपने सिस्टर ब्रदर्स को, बाकी गांव वालों को भी, जिन्होंने मेरा उत्साह बनाए रखा, हिम्मत बनाए रखा। और मेरे पेरेंट्स ने तो काफ़ी हद तक हिम्मत और उत्साह बनाए रखा इन 4 सालों में, क्योंकि 4 साल तक कोई इनकम नहीं था और सेविंग पे हम लोग चल रहे थे। बीपीएससी 64वीं में 1,454 सफल अभ्यर्थी जो हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। और ये सफल अभ्यर्थियों की ये नंबर्स आपके सामने, जिसमें आपको बताते चलें कि 1,454 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। ओम प्रकाश गुप्ता बीपीएससी 64वीं परीक्षा के टॉपर हैं, जिन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। वहीं विद्यासागर जो है वो सेकंड टॉपर बने हैं। अनुराग आनंद थर्ड टॉपर निकलकर सामने आए हैं, जिन्होंने बीपीएससी 64वीं का रिजल्ट जैसे ही जारी हुआ उसमें चौथा स्थान पर विशाल और 5वें स्थान पर शशांक वर्णवाल सामने। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं, जिस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बजे आज देश को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ कहा जाता है, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे आपको नजर आएंगे। पीएम मोदी की तरफ से क्या कहा जाता है, क्या कोरोना केसेस इस वक्त जो घट रहे हैं उसके बावजूद लापरवाही नहीं स्वीकार्य है, इस पर भी प्रधानमंत्री की तरफ से बात रखी जाएगी। लोगों को वैक्सीनेट जरूर होना चाहिए। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज देश की जनता को संबोधित करते नजर आएंगे तो क्या कुछ कहते हैं, ये बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। 5 बजे का वक्त जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हुए आपको नजर आएंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह खासियत है, वो देश की जनता के साथ इंटरेक्शन लेवल हमेशा बनाए रखते हैं। उनके उत्साह को बनाए रखने के लिए उन्होंने हमेशा ये बात कही कि लोगों के साथ बातचीत, संवाद बेहद जरूरी है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश की जनता को संबोधित करते नजर आएंगे। वक्त शाम के 5 बजे का है।
आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री की तरफ से यह संबोधन होगा। कोरोना के मुद्दे पर देश को संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, देश में तमाम जगहों पर कोरोना केसेस कम हो रहे हैं। अब लॉकडाउन से हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अब अनलॉक होती हुई देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए जरूरी हो जाता है। लेकिन लोगों की लापरवाही एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं होगी। लोगों को सेल्फ लॉकडाउन की जरूरत है। देश को हमेशा लॉकडाउन लगाकर नहीं रखा जा सकता है। ऐसे में आप क्या एहतियात बरतें, आपकी तरफ से क्या संजीदगी बरती जाए, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब देश को संबोधित करते 5 बजे नजर आएंगे, तमाम पहलुओं पर अपनी बात रख सकते हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।